चलिए स्टार्ट हो गई है क्लास आप लोगों की। कर दिया आपने क्लास स्टार्ट? अच्छा, मुझे ये वाला प्रीफ्रेस दिखाई दे रहा था। कहाँ तक क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मूल स्तंभ या मूल आधार। ठीक है, दो तीन फैक्ट और लिखें फिर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 महत्वपूर्ण संशोधन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 महत्वपूर्ण संशोधन, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2013। ये एक्ट नंबर कौन सा था साहब? 47। एक्ट नंबर 45, 46 और 47 तीन नए एक्ट हमारे पास हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, पुराने अधिनियम की 24 धाराओं में बदलाव किया गया। 24 सेक्शंस ऑफ ओल्ड एक्ट आर अमेंडेड। 24 सेक्शंस ऑफ ओल्ड एक्ट आर अमेंडेड। पुराने अधिनियम की 24 धाराओं में बदलाव किया गया। सेकंड पॉइंट लिखिए। टू न्यू सेक्शंस टू न्यू सेक्शंस आर इंसर्टेड। दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए। 6 ओल्ड सेक्शंस आर ओमिटेड। 6 पुरानी धाराएं हटा दी गई हैं। 6 ओल्ड सेक्शंस आर ओमिटेड। वो MITTED। 24 धाराओं को अमेंड किया गया, दो नई धाराएं इंसर्ट की गई हैं और 4 सेक्शंस हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए, ओमिट कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। जब आप संशोधन देखते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी सेक्शंस में संशोधन किया जाता, अमेंडमेंट। बहुत सारी सेक्शंस को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। कुछ नई धाराएं इंसर्ट की जाती हैं, कुछ हटा दी जाती हैं। इस तरीके से होता है। अगर छोटा मोटा कोई संशोधन होना हो तब तो अमेंड कर लेते हैं उस सेक्शन में, और अगर अमेंडमेंट बहुत ज्यादा हो तो फिर उस सेक्शन को हटाकर उसकी जगह नई सेक्शन रख देते हैं, प्रतिस्थापित हिंदी में कहते हैं। एक को हटाना और दूसरे को रख देना। और कोई नई सेक्शन जोड़नी हो तो उसको जोड़ देते हैं, किसी को हटाना हो तो हटा देते हैं। अलग अलग तरीके से कोड में संशोधन होता है। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द इंडेक्स ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के इंडेक्स पर आते हैं। ठीक है, और एक्ट आपके पास होगा ही आई थिंक। देखिए, पुराने वाले अधिनियम की यदि हम बात करें, जैसे हम यहाँ पर ओल्ड एक्ट कह रहे हैं, उसमें आपको पता है 3 पार्ट्स थे, जिसमें टोटल 11 चैप्टर्स थे और 167 सेक्शंस थी। अगर न्यू एक्ट की आप बात करते हैं तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे, 170 सेक्शंस मिलेंगी, धाराएं, और 12 चैप्टर्स मिलेंगे
और एक शेड्यूल भी आपको मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, जो यहां पर पहले वाला पार्ट था, पार्ट फर्स्ट, उसमें 2 चैप्टर्स थे। जो यहां पर दूसरे वाला पार्ट था उसमें 4 चैप्टर्स थे। ठीक है जी। और जो थर्ड पार्ट था उसमें 5 चैप्टर थे। एक नंबर बन के आ रहा था 245। इससे हम याद रख लेते थे कि फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर, सेकंड पार्ट में 4 चैप्टर, थर्ड पार्ट में 5 चैप्टर्स। अब चूंकि 4 पार्ट हो गए, पहले पार्ट में 1 चैप्टर है, दूसरे पार्ट में भी 1 चैप्टर है। ठीक है जी। और बाकी एज इट है, इसमें 4 और इसमें 6, तो 1146, 1146 ये नंबर आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पार्ट नंबर से, अभी चूंकि नया एक्ट है तो छोटे छोटे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे ना कि पार्ट नंबर फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं, 1 चैप्टर है। पार्ट नंबर सेकंड में कितने चैप्टर्स हैं, उसमें भी 1 ही चैप्टर है। पार्ट नंबर थर्ड में कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। और पार्ट नंबर 6 में कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। ठीक है जी। यदि आप इन पार्ट्स की बात करते हैं तो ये प्रारंभिक पहला पहला पार्ट जो है वो प्रिलिमिनरी है, जिसमें 2 सेक्शंस आपको मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट में 1 ही चैप्टर है और उसका नाम है प्रिलिमिनरी। यदि पार्ट सेकंड देखेंगे तो उसमें भी 1 ही चैप्टर है जिसका नाम है ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों की सुसंगतता के विषय में, हिंदी में लिखा है तथ्यों की सुसंगतता के विषय में। यदि आप थर्ड पार्ट को देख रहे हैं जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, उसका टाइटल आप देखेंगे लिखा होगा ऑफ प्रूफ, ऑन प्रूफ, सबूत के बारे में। और यदि आप चौथा पार्ट देखेंगे जिसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, वहां प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना, हिंदी में साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना एवं उसका प्रभाव। अगर आपने इंडेक्स पे काम किया अच्छे से तो आधे से ज्यादा बैटल्स आप जीत जाएंगे, ये समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी क्या 99% चीजें पुराने वाली ही हैं, इसलिए आपको इंडेक्स पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हर रोज सुबह उठिए और 10 मिनट इंडेक्स को याद कीजिए बार बार, और ओल्ड से कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि 2 चीजें होती हैं किसी नई चीज को याद रखने के लिए, या तो आप पुरानी चीजों को भूल जाए या पुरानी चीज आपको पता ही ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पुरानी चीजें भूल जाएंगे, भूल भी नहीं पा रहे हैं और याद भी नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए रोज 10 मिनट आपको इस पर देनी होंगी। ठीक है, आप आज इंडेक्स पे ही थोड़ी मेहनत की जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की और देखते हैं इसमें कितने सेक्शन हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, और कितने चैप्टर है इसमें, 1 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और सेक्शंस कितनी है,
दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2, दो धाराएं। पहली सेक्शन बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इस धारा को पढ़ने से आपको तीन चीजें पता चलेंगी कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, इस एक्ट का विस्तार क्या है, मतलब ये एक्ट कहां कहां पर लागू होता है, कहां पर लागू नहीं होता है, और ये एक्ट कब से लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, ये तो आप जानते हैं, और इसका नाम भी जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बिल नंबर इसका सेकंड वाला था। ठीक, फिर जानेंगे कि भाई ये एक्ट कहां लागू होता है और कहां लागू नहीं होता, और जहां लागू नहीं होता वहां क्यों लागू नहीं होता, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी गई है, कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया, और वो टोटल वर्ड्स हैं, अपने बेरक पे लिखिए वही, टोटल 12 वर्ड्स ए से एल तक होंगे, ABCDEFGHIJKL, 12 वर्ड्स। यदि आप ओल्ड एक्ट की बात करेंगे तो ओल्ड एक्ट में पहली बात सेक्शन 2 था ही नहीं, सेक्शन 2 रिपील कर दिया गया था ओल्ड एक्ट में, और वहां डेफिनेशंस थी सेक्शन नंबर 3 में, और जो सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशंस थी वहां 10 शब्दों को परिभाषित किया गया था, और कुछ टर्म्स डिफाइन थी सेक्शन नंबर 4 में, वो था प्रिजम्पशन। तो सेक्शन नंबर 2, 3, 4 इनको रिप्लेस कर दिया एक ही सेक्शन ने, सेक्शन नंबर 2 ने। ठीक है जी, जरा डेफिनेशन क्लोज पे आइए और कुछ डेफिनेशन ऐसे याद कीजिए। D4 डॉक्यूमेंट, E4 एविडेंस, और F4 फैक्ट, और ABCDEF G4 फैक्ट इन इशू। आपने ये नाम सुना किसी कंपनी का, जैसे आपने LIC सुना, LIC, तो आपने ऐसा सुना है BHEL, तो BHL से याद कर लो, जैसे भेल है तो BHL, एक टर्म याद कर लो फिक्स करने के लिए अपने दिमाग में, है ना। B से कंक्लूसिव प्रूफ, H से मे प्रिज्यूम, और L से शैल प्रिज्यूम। ये इस फॉर्मूले से याद हो जाएंगे, BHL। ठीक है, ये सारी चीजें पहले किस सेक्शन में हुआ करती थी, सेक्शन नंबर 4 में, अब ये सेक्शन 3 में, और सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में टोटल वर्ड्स कितने हैं, 12, 7 तो याद हो गए। D से डॉक्यूमेंट, E से एविडेंस, F से फैक्ट, और G से फैक्ट एंड इशू, और BHL से याद हो गया, B से कंक्लूसिव प्रूफ, फिर मे प्रिज्यूम, फिर सेल प्रिज्यूम। बाकी 5 बचे, उनके साथ भी जिद्दोजहद करेंगे, वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 पर आइए अभी, उस पे पार्ट नंबर 2 पर, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों की सुसंगतता के विषय में, और यहां पर आप सेक्शन पढ़ेंगे 3 to 50, और केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी,
इसमें पहला जो सब डिवीजन है वो है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। निकटता से संबंधित तथ्य हिंदी में कहते हैं क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। इसका मतलब है सुसंगत तथ्य या तथ्यों की सुसंगतता, तथ्यों की सुसंगतता या सुसंगति हिंदी में से कहते हैं तथ्यों की सुसंगति। और उसमें पहले वाले कौन से फैक्ट हैं? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, निकटता से संबंधित तथ्य। और ये सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट होंगे और 14 तक होंगे। तो इसका मतलब यहां एक सेक्शन गायब है, सेक्शन नंबर 3, जिसके लिए कोई टाइटल नहीं है। उसे आप याद कर लो। सेक्शन नंबर 3 इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। कॉर्नर स्टोन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य विधि के कोने का पत्थर, कॉर्नर स्टोन। आपने देखा होगा जब गली बहुत संकरी होती है और उसमें आवागमन बहुत ज्यादा हो, स्ट्रीट रोड बहुत संकरी है, छोटी है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, और उसमें बहुत ज्यादा व्हीकल्स आते हैं और आपका मकान कोने का हो, तो आप उसमें क्या लगा देते हो? पत्थर लगा दोगे। उसमें छोटा सा अपने कोने पे लोहे का एंगल लगा दोगे, ताकि जो भी व्हीकल जाए वो आपके दीवार को ना तोड़े, उसी की व्हीकल टूट जाए। कॉर्नर स्टोन, कोने को मजबूत करने वाला, आपके मकान को मजबूती देने वाला। इसका मतलब सेक्शन 5 is also the foundation of this act, or which is stated that the evidence must be confined to the fact in issue or the relevant fact। और आपने पहला फाउंडेशन यही पढ़ा था कि साहब एविडेंस कहां तक सीमित होंगे? विवादक तथ्यों तक। इश्यूज या चार्जेज को, सिविल मामलों में इश्यूज को और क्रिमिनल मैटर्स में चार्जेज को प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए ही एविडेंस दिया जाएगा। वो सेक्शन 3 ही हमें बताता है, जिसके लिए ओल्ड एक्ट में सेक्शन था, सेक्शन नंबर 5। ठीक है। और ओल्ड एक्ट में ये जो आपने क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट पढ़े थे, ये सेक्शन 6 से पढ़े होंगे, 6 to 16। 6 में रेस जेस्टे पढ़ा होगा, फिर आपने प्रसंग हेतु परिणाम पढ़ा होगा, फिर आपने कंडक्ट वाली बात पढ़ी होगी, फिर सेक्शन 9 में 5 चीजें पढ़ी होंगी आपने, जिसमें आपने टीआई परेड पढ़ी थी। सेक्शन 10 में आपने कॉन्स्पिरेसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा। सेक्शन 11 में, 12 में, 13 में रूढ़ी वूढ़ी, 14 में इंटेंशन वगैरह, 15 16 में इंटेंशनली ओकेजनली और ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सब चीजें आपने पढ़ी। वही यहाँ सेक्शन में रख दिया गया 4 to 14। 16 के बाद वहां पर जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे थे उधर, वहां हो रहे थे एडमिशंस, और एडमिशंस वहां 17 से लगाकर 31 तक थे। ठीक है जी। यहां पर एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी 15 से लगाकर 25 तक। एडमिशन स्वीकृतियां 15 to 25, और उधर कहां तक थे? 17 से लगा के 31। ठीक है। एडमिशंस खत्म हुई और वहां सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, और 33 भी ऐसा ही था कि जो पहले स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कब यूज होंगे एविडेंस में। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि या तो वो मर गए या इनकैपेबल हो गए एविडेंस देने में, या बहुत दूर चले गए, अगर बुलाएंगे तो डिले होगा,
इनकन्वीनियंस होगा। तो वो जो दो सेक्शन थी 32 33 वो यहाँ आ जाएंगी सेक्शन नंबर 26 और 27, यानी कि 26 में आप पढ़ने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन डीडी। लिख लो इस पर, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड, स्टेटमेंट बाय पर्सन by persons who cannot be called, ऐसे व्यक्तियों के कथन, हिंदी में ऐसे व्यक्तियों के कथन जिन्हें, ऐसे व्यक्तियों के कथन जिन्हें कॉल्ड एज विटनेस, जिन्हें साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता, कॉल्ड एज विटनेस। उधर सेक्शन 33 तक ये खत्म हो गया ओल्ड में, 32 में डीडी और 33 में भी ऐसे व्यक्तियों के कथन थे पुराने एक्ट में जिन्हें साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक, उसके बाद सेक्शन 34 35 36 37 38, 5 सेक्शन वहां आपने पढ़े होंगे। क्या पढ़ा था, है याद कुछ? एक फॉर्मूला था वहां, ADMAL, अकाउंट बुक, ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, मैप, लो रिपोर्ट्स, एक्ट्स, 5 सेक्शन आपने पढ़ी थी। यानी कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन थे ये, स्टेटमेंट मेड्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेज। वो यहां से आ गए 28 29 30 31 32, लिख लो 28 से 32 विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। 5 सेक्शन है, 28 29 30 31 32, 28 to 32, और वहां थे 34 to 38, और फॉर्मूला क्या है, ADM। ADM तो याद रख ही लोगे, DM एडिशनल है बस, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे DJ और ADJ। AL अकाउंट बुक्स, जो आप लेखा जोखा रखते हो, अकाउंट बुक्स तो जानते होगे ना, खर्चे और आमदनी सबका जो लेखा जोखा आप रखते हैं, ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए जो एंट्रीज की गई हैं, मैप्स, एक्ट और लॉ बुक्स रिपोर्ट्स, ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए। पहले क्या होता था, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद 4 साल का हो गया, स्कूल में लेके चले गए, प्राइमरी स्कूल्स में, और कहा कि मास्टर साहब इसका एडमिशन ले लीजिए। मास्टर जी ऐसे कान पकड़वा के देखते थे बच्चे से कि भाई कान पकड़ो जरा इस हाथ से, तो बच्चे ने ऐसे कान पकड़ा, अगर कान पकड़ लिया तो ठीक है एडमिशन हो जाएगा, अभी कान हाथ में नहीं आ रहा कि अभी तो छोटा है, ले जाओ अगले साल लेके आना। कब पैदा हुआ था, अब डेट ऑफ बर्थ लिखने की बात आई कि जी जब वो पड़ोसी का राहुल पैदा हुआ था उससे 2 महीने बाद हमारे वाला पैदा हो गया था। तो एक सवाल और पैदा हो गया कि पड़ोसी का राहुल कब पैदा हुआ था। अरे भाई कुछ और बताओ। अजी चौमासे से चल रहे थे, चौमासे समझते हैं, अभी बरसात का जो मौसम आएगा। अजी उस वक्त जब वो हैजा की बीमारी आई थी उस साल पैदा हुआ था, गर्मियों में। मास्टर जी ने अपनी मर्जी से ही डेट ऑफ बर्थ लिख दी। ठीक है भाई, ये पैदा हुआ था 5 जनवरी 1980 को, लिख दिया।
ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए। तो मार साहब ने जो एंट्रीज की, वो एंट्रीज की ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, दे आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 34 या फिर 28, वो सॉरी AD 39। इज दिस क्लियर? पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए सेक्शन 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, कहां रेलिवेंट होंगे? सेक्शन 39 में। मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया, कहां रेलिवेंट होगी? सेक्शन 39 में। मजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए 164(5) CRPC, कहां रेलिवेंट होगी? 38 में। FIR के कंटेंट कहां रेलिवेंट होंगे? 39 में, ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए। इज दिस क्लियर? आप ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए नहीं लिख रहे, आप पे कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, तो आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो 39 में रेलिवेंट नहीं होंगे। दे कैन बी रेलिवेंट इन दिस सेक्शंस, सेक्शन 4 to 14। they can be relevant under section 15 to 25 as an admission। वो आपके इंटेंशन को शो कर रहे होंगे, आप पढ़ना चाहते थे, आप साफ साफ लिखना चाहते थे, सेक्शन 14 में रेलिवेंट हो जाएंगे। वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो सकते हैं कि जिस वक्त सर बोल रहे थे उसी वक्त हम लिख रहे थे, रेजिस्टे बन सकता है। वो मोटिव शो कर सकते हैं आपका, वो आपकी एडमिशंस हो सकती हैं, बट दे कैन नॉट बी दी स्टेटमेंट्स मेड to perform the duties because you are not legally bound। इज दिस क्लियर? तो यहां पर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किए गए कथन, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, ठीक है। अब उसके बाद फिर ओल्ड एक्ट याद करो तो वहां एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 39, अकेला ही था, जिसे वर्ष 2000 में सब्स्टिट्यूट किया गया था IT एक्ट के द्वारा। और वो एक सेक्शन ये कहता था कि साहब मान के चलिए ये डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 पेज हैं, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 पेज है या 6 ही पेज है, 6 पेजों का एक दस्तावेज है, और इसमें से कुछ बात इस 3rd नंबर वाले पेज पे लिखी हुई है 3 लाइनों में, और यही रेलिवेंट भी है उस केस में, यही सुसंगत भी है। तो इस डॉक्यूमेंट में से कितना साबित किया जाएगा कि जितना रेलिवेंट है उतना ही प्रूव कर देना काफी होगा, ये सेक्शन 39 कहता था। किसी दस्तावेज में से कितना साबित किया जाना है, वो सेक्शन यहां पे रखा गया है, सेक्शन नंबर 33 में। लिख लो, किसी कथन का कितना भाग या किसी कथन में से कितना साबित किया जाए, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, किसी कथन में से कितना साबित किया जाए। हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद याद कीजिए उधर 40 to 44 जजमेंट्स होंगे, कोर्ट के जजमेंट्स कब रेलिवेंट होंगे, याद आ रहा है ना? तो उससे आगे बस 4 सेक्शन यहां बढ़ा लो। ये हो गया आपका 33। लिखो नेक्स्ट, न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। नेक्स्ट सब हेड, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलिवेंट 34 से 38, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलिवेंट, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलिवेंट।
42 44 में थे 5 सेक्शंस ओल्ड एक्ट में। और अब ये आ गए हैं साहब 34 टू 38 में 5 सेक्शंस। उसके बाद याद करो पुराने एक्ट में 45 से 51 तक कुछ रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन, तृतीय व्यक्तियों के कथन या अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, हिंदी में लिख लीजिए, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। पैंतालीस, 46, 47, 48, 49, 50, 51, बीच में 47A भी था वहां पर। ये है साहब यहां पर 39 टू 45। जहां से शुरू वहां पे खत्म। 45 से स्टार्ट हुआ करता था पुराने एक्ट में, यहां पे 45 पे खत्म हो जा रहा है। 51 के बाद वहां 4 सेक्शन और थे, 52, 53, 54, 55, सील के बारे में। शील कब सुसंगत, सील का साक्ष्य, कैरेक्टर का एविडेंस, वो यहां पर अगले 4 सेक्शंस में है, कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। शील कब सुसंगत है, कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। शील कब सुसंगत है, यहां तो हो गया 52 से 55 और यहां हो गया साहब 46, 47, 48, 46, 47, 48, 49, देख लो एक बार जरा, और 50 है ना, 60 टू 50। ये दूसरा चैप्टर था जो सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 50 तक जाता है, जिसमें आप पढ़ेंगे तथ्यों की सुसंगतता या सुसंगति के विषय में, ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। किस किस तरीके के फैक्ट रेलिवेंट होंगे। कुछ फैक्ट इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि वो कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, कुछ फैक्ट्स इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि वो एक्सपर्ट की ओपिनियंस हैं, कुछ फैक्ट इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि वो डाइंग डिक्लेरेशन या फिर अदरवाइज ऐसे व्यक्तियों के स्टेटमेंट हैं जिन्हें विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जा सकता, कुछ फैक्ट इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि वो कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कुछ फैक्ट इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि वो विशेष परिस्थितियों में किए गए, कुछ फैक्ट इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि वो इस विवादक तथ्यों से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। दे आर सो क्लोजली कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। ठीक जी, 2 पार्ट भी फिनिश हो गए और नंबर क्या था, 1146। पहले पार्ट में एक चैप्टर, दूसरे पार्ट में भी एक चैप्टर है, तीसरे पार्ट में 4 चैप्टर है और चौथे पार्ट में 6 चैप्टर है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। और डी में डॉक्यूमेंट और ई में एविडेंस और एफ में फैक्ट और जी में फैक्ट इन इशू और उसके बाद फॉर्मूला BHL, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, एच में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ये भी याद है। ठीक है, इस पे रोज 15 मिनट मेहनत करनी है इंडेक्स पे। ठीक है, चलिए आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जो बात करता है ऑन प्रूफ, सबूत के विषय में।
याद कीजिए जरा, उधर 55 के बाद वहां 3 सेक्शंस थे, 56, 57, 58। कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित किया जाना जरूरी नहीं है, ये उधर बता रहा था हमें एविडेंस एक्ट। फैक्ट्स विच नीड नोट टू बी प्रूव्ड, यहां पर भी ऐसे रखेगा। चैप्टर नंबर 3, 2 चैप्टर भी हो चुके ना, ऊपर 2 पार्ट हो चुके, 2 चैप्टर हो चुके। चैप्टर नंबर 3 में फैक्ट्स विच नीड नोट टू बी प्रूव्ड, हिंदी में वे तथ्य जिन्हें साबित किया जाना जरूरी नहीं है। और ये पुराने एक्ट में इन 3 धाराओं में थे, और नए एक्ट में ये 51, 52 और 53 में, 51 to 53। ठीक है जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। उसके बाद याद कीजिए, उधर 2 ओल्ड सेक्शंस हुआ करते थे, 59 और 60। 59 ये कहता था कि साहब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को छोड़ दीजिए, दस्तावेजी साक्ष्यों को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ बचा उसे ओरल के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं। बट वो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये 60 कह रहा था। कह रहा भाई दस्तावेज को छोड़ दीजिए, अगर कोई बात डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है तब तो डॉक्यूमेंट ही चाहिए प्रूव करने के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को छोड़ दीजिए, जो कुछ भी बचता है उसको हम मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित कर सकते हैं। बट वो मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट होना जरूरी है, ईयर से ना हो, अनुश्रुत ना हो। ये वहां 2 सेक्शंस में लिखा हुआ था, ये यहां पे भी लिखा। यानी कि चैप्टर नंबर 4 बात करता है साहब मौखिक साक्ष्य के विषय में। कैसे एविडेंस के बारे में? मौखिक साक्ष्य के बारे में। 2 ही धाराएं हैं, सेक्शन नंबर 54 to 55। उसके बाद याद की, यहां देखिए एक सवाल उठा कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक तरफ रख दीजिए, बाकी जो भी है उसे हम ओरल के द्वारा प्रूव कर सकते हैं, बट ओरल मस्ट बी डायरेक्ट। तो ये तो इन दोनों ने सॉल्व कर दिया सवाल। फिर सवाल उठा, फिर भाई मौखिक साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री को कैसे साबित करें, कि भाई या तो प्राइमरी एविडेंस के माध्यम से या सेकेंडरी के माध्यम से। तो भाई प्राइमरी क्या होगा, तो 62 में बता दिया प्राइमरी ये होगा। सेकेंडरी क्या होगा, 65 में बता दिया सेकेंडरी ये होगा। कब सेकेंडरी दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा, तमाम वो रूल्स। यानी कि इसके बाद जो बात चल रही थी वो चल रही थी दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में। नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ चैप्टर नंबर 5, दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 56 to 93 of documentary evidence। सेक्शन 56 to 93। और यदि ओल्ड एक्ट में आप इन्हें देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे वहां पर सेक्शन 61 से 90A। 20 वर्ष पुरानी डॉक्यूमेंट, 30 वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है तो 5 ईयर ओल्ड होनी जरूरी है, वहां तक आप पढ़ रहे थे। इसके बाद वहां पर कुछ सेक्शन आपने पढ़े 91, 92, 93, 94, 95, 96, जहां पर आप 2 चीज पढ़ रहे थे, मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, और साथ ही साथ वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे आप जो एम्बिगुअस थी, संदिग्ध लिखत थी, कि उनके बारे में क्या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, यदि दिया जा सकता है तो कब दिया जा सकता है। एम्बिग्युइटी आपने पढ़ी थी,
पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी, प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता, सेक्शन नंबर 91 टू 100 में, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6। ओल्ड एक्ट में ये थे 91 टू 100। 101 से तो बर्डन ऑफ प्रूफ शुरू हो जाता है, उधर 91 से 100। सेक्शन 100 याद कीजिए, जो सभी का अपवाद है। 91 से 99 का कहता है विल पर लागू ही नहीं होगा ये चैप्टर। इज दिस क्लियर? तो ये था साहब दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। लिख लीजिए इसका टाइटल, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। आपने पढ़ा ना एक रूल, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या पढ़ा? बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। तो साहब अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो फिर डॉक्यूमेंट ही लेके आओ, मौखिक नहीं चलेगा। लिखतम के सामने बख्तम का कुछ नहीं रहता। यही तो है, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। और बेस्ट में भी कौन सा बेस्ट होगा साहब? प्राइमरी बेस्ट होगा। सेकेंडरी तो तब जरूरत पड़ती है जब प्राइमरी खो गया हो, मिल ना पा रहा हो, नष्ट हो गया हो। ठीक जी। तो ये चैप्टर हो गए टोटल 6, और अभी कितने बचे? 6 और बचे, और लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, पार्ट नंबर 4। और लास्ट वाले में 4 ही चैप्टर है, इसलिए नंबर 1146 है। ये 4 चैप्टर हुए, एक इससे ऊपर, एक उससे ऊपर। और अब पार्ट नंबर 4 जो 101 से स्टार्ट होगा, यहां पर लिख लीजिए इसे 94 टू कितने तक है? 103, 94 से 103 जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आइए, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, पार्ट नंबर 4। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव। 103 तक वहां खत्म हुआ, तो ये जाहिर सी बात 104 से शुरू होगा और 170 तक जाएगा। ठीक। और ओल्ड एक्ट में कहां तक खत्म हो गया था साहब? 100 तक खत्म हो गया था। तो ओल्ड एक्ट में यदि इस पार्ट की बात करोगे तो 101 से 167 तक जाएगा, वहां 167 सेक्शन है। और 101 से 114 ए तक वहां बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की गई थी। तो जो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 आएगा वो जाएगा पुराने एक्ट में, तो 101 से 114 ए। और ये है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, हिंदी में कहते हैं सबूत का भार। और यहां ये लिखा गया 104 से लगाकर 120 तक। ठीक है जी, 104 टू 120। ठीक है बेटा जी, एक प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे ऐसे बस कि चलो इंडेक्स तो है ही हमारे पास, ऐसे काम नहीं होता। एक प्रोसेस है, आपको लिखनी ही पड़ेगी तभी याद होगी। और इवन दो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स तो केवल इंडेक्स अपनी फोटोकॉपी करा लेते हैं, तो इंडेक्स फोटोकॉपी कराई 4-5 हर समय बैग में कैरी करते हैं, जहां भी टाइम मिलता है इंडेक्स पढ़ रहे हैं बैठे हुए। बस स्टैंड पे हैं, घर जाना है, अभी बस लेट हो गई, इंडेक्स देख लेते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, वहीं स्टेशन पे बैठे हुए इंडेक्स देख लेते हैं। बार बार जब आप रिपीट करेंगे चीजों को तभी आपके दिमाग में फिक्स होंगी। कंप्यूटर नहीं है आप, ह्यूमन बींग्स हैं।
ऐसा नहीं कि साहब एक चिप लगाई और दूसरी जगह आपने डाटा स्टोर कर लिया। ऐसा होता तो फिर मैं चिप इजाद कर लेता और फिर उन्हें देता कि 1 लाख रुपए लेके आओ, फीस है, और ये चिप आपके यहाँ लगाई खोपड़िया पे और सारा डाटा इधर स्टोर, जाओ अब आप जज बनने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो हमें संग्रहित करना पड़ेगा, हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। वहां याद कीजिए 114 ए के बाद 115 से कुछ धाराएं स्टार्ट होती थी और 117 तीन सेक्शंस थी जो विबंध के बारे में थी, एस्टोपल के बारे में। यहां भी 3 ही सेक्शन है। चैप्टर नंबर 8 एस्टोपल, हिंदी में कहते हैं विबंध। यहां है सेक्शन 121, 22 और 123। ठीक जी। 118 से 134 तक वहां कुछ सेक्शंस थी, साक्षियों के बारे में, विटनेस के बारे में, गवाहों के बारे में, जो आपको ये बताएगा कि साहब कौन कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, गवाही दिलवाने के लिए किसे लेके आए, क्या बच्चा कॉम्पिटेंट होगा कि नहीं होगा, पार्टीज के हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट होंगे कि नहीं होंगे, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे नियम आप वहां पढ़ते हैं। विटनेसेस को कैसे कंपेल किया जाएगा, विटनेस ने जो एविडेंस दिया क्या वो एडमिसिबल होगा नहीं होगा, उसका निर्धारण कौन करेगा, तमाम चीजें आप यहां पढ़ते थे। यहां आप पढ़ेंगे 124 से 139 विटनेसेस के बारे में, है ना, चैप्टर नंबर 9, गवाहों के बारे में, हिंदी में टाइटल है ऑफ विटनेसेस। 124 से 139 जी। उसके बाद आप पढ़ते थे गवाहों की परीक्षा के बारे में, और 166 तक गवाहों की परीक्षा ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। यहां पर आप पढ़ेंगे उसे चैप्टर नंबर 10 में, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, गवाहों की परीक्षा के बारे में। एक 140 से लगाकर 2 सेक्शन छोड़ दो बस नीचे की। 170 तो एक अलग ही चैप्टर बनाना पड़ गया हमें, क्यों, क्योंकि हमें पुराने वाला एक्ट रिपील करना था, और उससे पहले वाली वो जो 167 थी वो यहाँ पर है अभी भी एक अलग चैप्टर में, तो 2 छोड़ दो, तो 142 168। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11, हमें गवाह का भी पता चल गया, विटनेस कौन है, साक्षी कौन होगा, और उसकी एग्जामिनेशन कैसे होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या सवाल पूछे जा सकेंगे, क्या सवाल हम नहीं पूछ सकेंगे, कब ऑब्जेक्शन किया जा सकेगा, तमाम चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। क्या विटनेस अपनी मेमोरी को रेफरेंस कर पाएगा, क्या विटनेस को समन भेजा गया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो किसी व्यक्ति को, तो क्या वो विटनेस हो जाता है, उससे क्या सवाल पूछे जा सकेंगे, तमाम चीजें आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण। लिख लीजिए चैप्टर नंबर 11 में, साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण। ये यहां पर है ना 135 से 166, ये था साहब 167 में। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ
एविडेंस। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण, मतलब ऐसा एविडेंस जो एडमिसिबल नहीं था और उसे एडमिट कर लिया गया और जजमेंट आ गया, तो जजमेंट पे इसका क्या इफेक्ट जाएगा। या फिर वो एविडेंस जो एडमिसिबल होना चाहिए था उसे आपने रिजेक्ट कर दिया इम्प्रॉपर तरीके से और जजमेंट पास हुआ, तो उस जजमेंट का पर उसका क्या इफेक्ट होगा। ये हमें सेक्शन 167 जो लास्ट सेक्शन थी ओल्ड एक्ट की वो बताती है, जिसे यहां पर रखा गया है सेक्शन 169। और लास्ट वाला चैप्टर पुराने एक्ट को रिपील करता है, कुछ चीजों को सेव भी करता है। इस एक्ट के द्वारा पुराने एक्ट को समाप्त कर दिया गया, बट जिस डेट को ये एक्ट लागू हुआ उस डेट से पहले यदि कोई सूट, कोई प्रोसीडिंग्स, कोई अपील, कोई अदर कार्रवाई अगर चल रही थी तो उस पर पुराना कानून ही लागू होता रहेगा। तो सेविंग एंड रिपीलिंग, हिंदी में निरसन एवं व्यावृत्ति। निरसन, निर्सित क्या किया, और व्यावृत्ति सेव क्या कर लिया। सेक्शन नंबर 170। ठीक है, ऐसे ही याद भी कर रहे हैं ओल्ड एक्ट के साथ, वरना बार बार कंफ्यूज करते रहोगे। ओल्ड एक्ट के साथ पढ़ के याद करोगे, पहले ओल्ड एक्ट का इंडेक्स याद करो, फिर उसके साथ इसे कंपेरेटिवली याद करो, फिर धीरे धीरे और भी प्रोसेस आगे करनी है। ये सब ये गिन के देख लेनी है। 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 113 ए, 113 बी, 114 और 114 ए, 17 सेक्शन थी। ये कितनी हुई, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 117 ही है। वहां जो 113 ए, 113 बी, 114 ए थी, सब खत्म करके सीक्वेंस में लगा दी। तो फिर जब और इस प्रोसेस में अंदर जाओगे तो फिर सेक्शन फिक्स होनी शुरू हो जाएंगे माइंड में। ठीक है जी, क्लियर है। टोटल कितने चैप्टर हैं, 12। टोटल सेक्शन कितने हैं, 170। और टोटल पार्ट कितने हैं, 4। पहले पार्ट में कितने चैप्टर, 1। सेक्शन कितनी, 2। दूसरे पार्ट में कितने चैप्टर, एक ही है, चैप्टर नंबर 2। और वहां पर सेक्शन कितनी है, 3 से 50। चौथे, तो थर्ड पार्ट में 4 चैप्टर्स हैं जो 100 तक जा रहे हैं। 103 तक, ठीक है, पुराने में 100 तक, ठीक, 3 बढ़े हैं यहाँ पर, और बाकी में एंड तक 170 तक 3 ही यहाँ पर भी बढ़े हैं। तो अगर थर्ड पार्ट को आप ओल्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो 3 सेक्शन आगे जा रहा है, फोर्थ पार्ट भी 3 सेक्शन आगे जा रहा है। कई तरीके से ऐसे इधर उधर दिमाग लगाओगे, दौड़ाओगे, सब फिक्स होता चला जाएगा। डी में क्या है, डॉक्यूमेंट, और ई में क्या है, एविडेंस। एफ में फैक्ट, और उससे आगे फैक्ट इन इशू। बी में कंक्लूसिव प्रूफ, और एच में मे प्रिज्यूम, और एल में शैल प्रिज्यूम, बी एच एल। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द सेक्शन नंबर फर्स्ट। आपके पास बेयर एक्ट कौन सा है, जरा मुझे उसका मुखड़ा दिखाएं। सबके पास है यूनिवर्सल। ठीक है, एक तो ना, जब जो जो भी बेयर एक्ट देखो साहब,
इन लोगों ने बड़ा डरा दिया है, जो कंपैरेटिवली टेबल्स दे रखी है ना, ये इससे बड़ा डर लग रहा है, ये जो टेबल्स है। डर से मतलब समझ रहे हैं मेरा कैसा? जैसे आपने बहुत सारी शर्ट्स देखी होंगी, कुर्ते देखे होंगे, ध्यान दीजिए इधर, बहुत सारी शर्ट्स, बहुत सारे कुर्ते देखे होंगे जिन पे लाइन होती है, और जब उन्हें देखो तो वो लाइन ऐसे ऐसे दिखने लगती है, नजर नहीं टिकती उस कपड़े पे। ऐसा कपड़ा देखा आपने? ऐसा हाल हो रखा है ना देख देख के टेबल्स को। तो इस टेबल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अपनी टेबल्स बनानी है, जैसे हमने एक्सरसाइज की अभी। ये इनके हिसाब की टेबल है, अपनी हिसाब की अपनी होगी, अपने वाली ज्यादा कारगर होगी हमारे लिए। हम्म चलिए सेक्शन नंबर फर्स्ट पे आता है। हाँ, एक चीज मैं बोल रहा था, ये और देख के बताओ, क्या जिन लोगों के पास ये ग्रीन वाला एक्ट है, यूनिवर्सल, ठीक है, उसमें तो लिखा है एक सवाल, बट जिनके पास ये वाला नहीं है, उसमें क्या इस एक्ट को पारित करने के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस लिखे हुए हैं, उद्देश्य और कारण लिखे हैं। बस वहां से एक शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है कि इस एक्ट को पारित करने के क्या उद्देश्य थे। देखो, जिन लोगों के पास यूनिवर्सल वाला है, वहां स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में पॉइंट नंबर 4 है, मिल गया? पॉइंट नंबर 4 में 4 ही पॉइंट है, मिल गए? ये चारों पॉइंट्स आपके सवाल में आने चाहिए, आंसर में। जब वो पूछेगा कि नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उद्देश्य बताइए, या इसकी विशेषताएं बताइए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इसके ऑब्जेक्ट्स बताइए, तो ये 4 पॉइंट आने जरूरी हैं। देखिए, कहा तो ये गया कि साहब पिछले कुछ डिकेड्स में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई, नए नए अपराध बने, नए नए कानून बने, तो उस अपराध और उस कानून को देखते हुए हमें एविडेंस एक्ट को भी उसी के अनुसार अमेंड करना था, इसलिए हम इसे बदल रहे हैं। ये एक मोटा सा रीजन है। क्या रीजन है? कि साहब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाने की वजह से, जैसे 80 के दशक तक कंप्यूटर नहीं आया तो साइबर क्राइम जैसी कोई चीज नहीं थी। अभी एक ग्रुप है बहुत अच्छा, वो मैं उसे बहुत ही सांत्वना के साथ कहूंगा कि थोड़े से आप भी डेवलप हो जाएं। वो कहीं से नंबर उठाता है जिसपे डीपी भी लगी होती है, और देखता है कि इसका नोन कौन है, फिर उसे भेजता है और उस पर लिखता है हाय, कैसे हो? तो फिर हम इधर से लिख देते हैं जैसे भी होंगे। मैंने कहा मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं, कहाँ हो आजकल? तो फिर बता देंगे यहाँ है, सब ठीक है। मैंने कहा एक काम था, इतना सुनते आप समझ जाओ पैसे मांगने वाला है। जी सर बताइए, कुछ पैसे पड़े हैं क्या अकाउंट में? मैंने कहा हाँ जी सर, बस 10,000 रुपए चाहिए थे, शाम तक लौटा दूंगा। तो दो चीजें मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि भाई सुधर जाओ, कुछ संभल जाओ, पढ़ लिख लो यार, बिल्कुल हद कर दी। आप डीपी पे उठाते हो अपर जिला जज का फोटो और मुझे भेज देते हो, और 10,000 रुपए मांगते हो। ये तो बेवकूफी है, कम से कम पैसे ढंग के मांग लिया करो। अगले की इज्जत का सवाल है, अगर कोई जिला जज, अपर जिला जज मुझसे पैसे मांग रहा है तो 10,000 रुपए ही मांगेगा। और फोटो किसका उठा रहे हो आप, ये नहीं, आप पढ़ नहीं पा रहे उस पर? अगर आप वहां से उठा रहे हो तो उस पर लिखा होगा अपर जिला जज डेजिग्नेशन लिखा रहता, मतलब आप बेवकूफ हो बिल्कुल। अपर जिला जज मुझसे पैसे क्यों मांगेगा, और मांगेगा तो 10,000 क्यों मांगेगा? दोनों ही प्रश्न मेरे जहन में नहीं उतरते, इसलिए भाई आप अभी भी वहीं टिके हो। ये दुनिया चांद पे चली गई है। कुछ पैसे वैसे बढ़ाओ और कुछ ढंग के फोटो पकड़ो, जो अपर जिला जज ना हो, जिसे मैं दे भी दूं। अभी कल आया मेरे पास में, एक दिन एक आया, वो जिला जज साहब, उनका बेटा मुजफ्फरनगर में एसपी, 10,000 रुपए हैं क्या, मांगते 10 ही हैं। मैं हंसता हूं, उन पे हंसता हूं। मैं किससे मांग रहे हो और कौन मांग रहे हो, पता है तुम्हें? जिस जो जो पैसे मांग रहे हो तुम, जो बन के, उनकी तनख्वाह कितनी है? उन्हें भी लिखा मैंने, फिर उसके बाद ब्लॉक किया।
ये पहले अपराध नहीं थे ऐसे, क्योंकि पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी साहब। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ये ऑफेंस भी आए, और ये ऑफेंस आए तो फिर हमें इंडियन एविडेंस एक्ट को उसके अनुसार अमेंड करना था। ये इन्होंने कहा, पार्लियामेंट ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, जिन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। और क्या क्या और ऑब्जेक्ट्स थे, तो देखिए पहला मैं पढ़ रहा हूं, लिखता है साहब, द इट प्रोवाइड्स दैट एविडेंस इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which would permit appearance of witness, accused, expert and victims through electronic means। सही बात है। इस अधिनियम को पारित करने का क्या उद्देश्य था कि साहब जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई इंफॉर्मेशन को भी शामिल करना है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, और अभी हमने कोरोना काल देखा कि साहब हमें जरूरत पड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट चलाने की, तो जो साहब अभियुक्त हैं, जो डिफेंस लॉयर हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो विटनेसेस हैं, वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत हो सके, इसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी थी। ठीक जी, आगे देखिए, लिखता है साहब, इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस हैविंग द सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी एज एनी अदर डॉक्यूमेंट। कि जैसे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट रेलिवेंट होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट मतलब जैसे यही एक डॉक्यूमेंट है, जैसे ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में रेलिवेंट होगा, एडमिसिबल होगा, एनफोर्सेबल होगा, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट, उनको भी रेलिवेंट बनाया जाना था, उनकी भी एडमिसिबिलिटी तय करनी थी, उनकी भी एनफोर्सिबिलिटी देखनी थी, तो उसके लिए भी अधिनियम बनाया गया। ये भी सही बात। अब जरूरी थोड़ी है कि रिकॉर्ड साहब ऐसे ही हो जैसे हमारे हाथ में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में भी आप रख सकते हैं। पेन ड्राइव है आपके पास, कॉम्पैक्ट डिस्क है आपके पास, अदर फॉर्म में है आपके पास इंफॉर्मेशन। आप तमाम डाटा, आपका फोन जरा सा मिस हो जाए, आपको फोन की चिंता नहीं होती है, डाटा की चिंता होती है। यार फोन खो गया, कोई दिक्कत नहीं, लिया जाएगा भाई, पैसे हैं हमारे पास, 20 30 40 50 60 हजार रुपए का फोन पढ़ने वाले बच्चे रख रहे हैं। एक बच्चा मिला था पढ़ने वाला, अभी मेरे साथ कहीं गया था, हम कई लोग थे, मैंने पूछा कितने रुपए का फोन होगा, पर 80 हजार रुपए का फोन है। कहाँ से आए इतने पैसे? पापा ने दिलवाया। मैंने कहा मेरे भी पापा रहे हैं और मैं भी पापा हूँ किसी का, मैंने तो ना तो मुझे मिला आज तक और ना मैंने दिलवाया, तो ये आया कहाँ से तो मुझे भी पता है। आपके पापा ने नहीं दिलवाया होगा, बट किसी के पापा के पुत्र ने दिलवा दिया होगा भाई। यहाँ तो दानी वीर, दानी बहुत है ना लोग, खुद भूखे पेट सो जाएंगे। तो मोबाइल में जो आपका डाटा है वो भी साहब एक डॉक्यूमेंट है, वो कैसे एडमिसिबल हो, उसकी रेलिवेंसी क्या हो, वो कैसे लागू हो, उसके लिए भी एक्ट बनाया गया। आगे देखिए, it seeks to expand the scope of secondary evidence to include copies made from original by mechanical process, copies made from or compared with the original counterparts or documents as against the party who did not execute them, and oral accounts of the content of a document given by some person who has himself seen it and giving matching hash value of original record will be admissible as proof of evidence in the form of secondary evidence। इस एक्ट को लाने का एक मकसद ये भी था कि जो सेकेंडरी एविडेंस था, द्वितीयक साक्ष्य, उसके स्कोप को, उसके क्षेत्र को बढ़ाना था। क्यों? क्योंकि साहब अब डॉक्यूमेंट ओरिजिनली तो आपने स्टोर कर लिया कंप्यूटर में, आपने टिक 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 किया, कंप्यूटर में छप गया, और जो कंप्यूटर से फोटोकॉपी आप निकाल रहे हैं वो सब सेकेंडरी है साहब। तो जो सेकेंडरी एविडेंस है उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके स्कोप, बढ़े हुए स्कोप को समाहित करने के लिए अधिनियम में यह अधिनियम पारित किया गया।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट को लाने का साहब, लिखता है इट सीक्स टू पुट लिमिट्स ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर एडमिसिबल एंड इट्स सर्टिफिकेशन एज सच इन द कोर्ट। उन फैक्ट को सीमित करना जो एविडेंस में ग्राह्य है। जितने ज्यादा वो फैक्ट सीमित होंगे उतनी आसानी से प्रोसेस समाप्त होगी, उतने जल्दी जजमेंट आएगा। तो उनको लिमिटाइज करने के लिए, उनकी लिमिट्स तय करने के लिए, उनकी बाउंड्रीज तय करने के लिए भी ये एक्ट जरूरी था। तो ये कुछ 3-4 ऑब्जेक्ट्स थे इस एक्ट के। एक तो टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाना तो है ही मेन ऑब्जेक्ट, बट उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देना, वो सब चीजें शामिल, उनकी एडमिसिबिलिटी को लेकर, उनकी एनफोर्सेबिलिटी, रेलिवेंसी को लेकर ये एक्ट बनाया गया। तो ये आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। इसे और सिंपल करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। इस मोबाइल के काम तो बहुत है, बट जो काम की चीज है वो आपको करनी नहीं है। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, तमाम साइट आप लिखो, मैं ऐसे बोलता हूं, गूगल जी या गूगल देवता प्लीज आप ये बताएं, प्यार से बोलो, देखो कितने प्यार से जवाब देता है। बहुत आसान भाषा में हमें ये बताएं कि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, तो बहुत ही आसान भाषा में बताएगा ढूंढ के। जितने प्यार से कहोगे उतनी तन्मयता से लग जाएगा अपने काम में। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। लिखो आप गूगल पे, बहुत सरल भाषा में साक्ष्य अधिनियम नए वाले की विशेषता बताएं, तो बताएगा वो बहुत सरल भाषा में। वहां से ढूंढ के लिख लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, चलिए सेक्शन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। धारा नंबर 1, नाम आपको पता ही है, लागू कब से हुआ ये भी आपको पता ही है। सवाल है कि साहब ये कहां लागू होता है, वेयर द एक्ट अप्लाइज। ये अधिनियम कहां लागू होता है, ठीक है जी। तो ये अधिनियम लागू होता है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर यह एक्ट लागू होता है। अब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हो या फिर कोर्ट मार्शल में हो, वो न्यायालय में हो या सेना न्यायालय के समक्ष हो, ये एक्ट कहां लागू होता है साहब, सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर। और वो सभी न्यायिक कार्रवाई चाहे न्यायालय के समक्ष हो या फिर सेना न्यायालय के समक्ष हो। इसका मतलब यह है कि साहब इस एक्ट के एक्सटेंट को बहुत वाइड कर दिया गया, सभी सेना न्यायालयों पर लागू कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। अगर आप पुराना एक्ट पढ़ते हैं, पुराना एक्ट सेना न्यायालय पर लागू तो था, बट बहुत सीमित तरीके से लागू था। मेरे पास ओल्ड एक्ट है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं कि साहब जो पुराने वाला अधिनियम था, क्या वो कोर्ट मार्शल पर लागू होता था। तो देखिए क्या लिखा हुआ, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। पहली बात तो पुराना एक्ट पूरे भारत पर लागू होता था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नए वाले एक्ट में ये शब्द लिखे ही नहीं है। तो यहां एक डाउट पैदा होता है कि ये एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है कि भारत के बाहर भी लागू होता है। ये नहीं लिखा इसमें। नए एक्ट पर केवल ये लिखा कि साहब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होगा, चाहे वो कोर्ट के सामने हो और चाहे वो सेना न्यायालयों के सामने हो। पुराना एक्ट देखिए क्या लिखता है आगे, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। पुराने वाला एक्ट।
वो पुराने वाला एक्ट भी सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग, सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता था, भले ही वो न्यायिक कार्रवाई किसी न्यायालय में हो रही हो या सेना न्यायालय के समक्ष हो, सिवाय अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयर फोर्स एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ओल्ड एक्ट की बात करते हैं तो ओल्ड एक्ट नो डाउट उसमें कोर्ट मार्शल भी आता है, बट कोर्ट मार्शल अंडर कन्वीन्ड अंडर आर्मी एक्ट, एयर फोर्स एक्ट, नेवल एक्ट और नेवल डिसिप्लिन एक्ट। इन 4 एक्ट के अधीन अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो फिर पुराना एक्ट लागू नहीं होता था। नो डाउट पुराने वाला एक्ट सेना न्यायालय के समक्ष की कार्रवाइयों पर लागू होता था, बट सभी कार्रवाइयों पर नहीं। ये प्रोसीडिंग्स जो इस एक्ट के अधीन चल रही हो सेना न्यायालयों के समक्ष, तब वहां इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता था। बट ये जो न्यू वाला कोड है, ये सभी कोर्ट मार्शल्स पर लागू हो गया, अब चाहे वो इसके अधीन भी चल रहा हो। दिस इज द फर्स्ट चेंज। इज दिस क्लियर? अब सवाल यहां उठता है कि साहब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? Judicial proceedings, the term judicial proceedings is not defined in the इंडियन एविडेंस एक्ट और दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इसके लिए आप सेक्शन 2I सीआरपीसी को देखेंगे, वहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2I में न्यायिक कार्रवाई को परिभाषित किया गया, और क्या लिखा है वहां साहब? वहां लिखा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच evidence is or may be legally taken on oath. Any proceedings, कोई भी कार्रवाई जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता हो, उसे हम मानेंगे न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई से मतलब ऐसी प्रत्येक कार्रवाई जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता हो। तो सवाल उठा कि साहब फिर जो टैक्स प्रोसीडिंग्स है, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अधीन प्रोसीडिंग्स हो रही है डीएम के सामने, जो ट्रिब्यूनल्स के समक्ष हो रही है, जो आर्बिट्रेटर के समक्ष हो रही है, क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है? नो, वो तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि वहां एविडेंस लीगली ओथ पर नहीं लिया जाता। इसका मतलब इन पर तो एविडेंस एक्ट लागू ही नहीं होगा। एविडेंस एक्ट लागू होने के लिए देयर मस्ट बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही वो न्यायिक कार्रवाई न्यायालय में हो रही हो या फिर सेना न्यायालय में हो रही हो। इज दिस क्लियर? जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता हो। क्या साहब? साक्ष्य कैसे? वैध रूप से। काय पर? शपथ पर। एफिडेविट, एफिडेविट ओथ पर हुआ। एफिडेविट ओथ पे होता ना, मैं सह शपथ ये कथन या बयान करता हूं, एफर्मेशन। बट एफिडेविट में जो लिखा साहब वो तो एविडेंस ही नहीं है। पहली बात तो यही खत्म हो गया, तो ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है। एफिडेविट में जो आप लिखते हैं वो साक्ष्य नहीं है, वो साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता एज पर सेक्शन 3 और सेक्शन 2। एफिडेविट पे भी लागू नहीं होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कहां लागू होगा साहब? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहां लागू होगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होगा, न्यायिक कार्रवाई पर। और न्यायिक कार्रवाई का मतलब है ऐसी प्रत्येक कार्रवाई जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता हो।
साक्ष्य तो हो कम से कम, वैध रूप से शपथ पर लिया जाता हो। इज दिस क्लियर? आगे पढ़िए, पढ़ते हैं ऐसे, देखिए चलिए। लिखता है जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय शामिल है, किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र को और न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाई को यह लागू होता है। ये ना तो एफिडेविट पर लागू होता है और ये न ही आर्बिट्रेटर मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाई को लागू होता है। आर्बिट्रेटर इज नॉट ए कोर्ट। आर्बिट्रेटर तो कोर्ट की परिभाषा में नहीं आता। हालांकि आर्बिट्रेटर के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसका प्रभाव बिल्कुल सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह होता है और वो सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ही एग्जीक्यूट भी होता है। बट द आर्बिट्रेटर डज नॉट कम इनटू द परव्यू ऑफ कोर्ट। ठीक है, हेडिंग डालिए और लिखिए वेयर द एक्ट अप्लाइज। यह अधिनियम कहां लागू होता है? फर्स्ट पॉइंट, देखिए यह अधिनियम सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। यह अधिनियम सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, भले ही ऐसी न्यायिक कार्यवाही भले ही ऐसी न्यायिक कार्यवाही न्यायालय के समक्ष हो या सेना न्यायालय के समक्ष हो। दैट अप्लाइज टू दी ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स that applies to the all judicial proceedings whether such proceedings are before any court or court martial। जी लिखिए सेकंड हेडिंग, द एक्ट डज नॉट अप्लाई। यह अधिनियम कहां लागू नहीं होता या किस पर लागू नहीं होता? फर्स्ट, एफिडेविट्स, शपथ पत्र, इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए शपथ पत्र के बारे में यदि आप पढ़ेंगे कि साहब एफिडेविट है क्या, तो जनरल क्लोजेज एक्ट आपके सामने है एक, वहां पर इसे डिफाइन किया गया जनरल क्लोजेज एक्ट में। और एफिडेविट्स कब आप देते हैं? तो अगर आप सीपीसी की बात करेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड की, तो चैप्टर नंबर ऑर्डर नंबर 19 रूल 123 कोर्ट यहां एफिडेविट मांगता। या फिर सीआरपीसी में पढ़ेंगे आप 295 297, ये एफिडेविट से रिलेटेड प्रोविजंस है। और एफिडेविट जो है, एफिडेविट में जो स्टेटमेंट कहे गए हैं वो साक्ष्य की परिभाषा में ही नहीं आते। ब्रैकेट में लिख लो, द स्टेटमेंट मेड इन द एफिडेविट डज नॉट कम इन द परव्यू ऑफ एविडेंस। शपथ पत्र में किए गए कथन साक्ष्य की परिभाषा में शामिल नहीं है।
शपथ पत्र में किए गए कथन साक्ष्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, और जब साक्ष्य ही नहीं है तो फिर एविडेंस एक्ट क्या लागू होके करेगा भाई? इट इज ओनली एन एफर्मेशन ऑन ऑथ। आपने ओथ पर एफर्म किया, शपथ पर कोई बात कही, वो एफिडेविट है। सेकंड लिखिए साहब, एफिडेविट हो गया, सेकंड लिखिए, प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयां। लिख लो, बिकॉज आर्बिट्रेटर इज नॉट ए कोर्ट। आर्बिट्रेटर इज नॉट ए कोर्ट, मध्यस्थ न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता। नेक्स्ट लिखिए साहब, कर कार्यवाहियां या टैक्स ट्रिब्यूनल, टैक्स ट्रिब्यूनल लिखिए, कर न्यायाधिकरण, टैक्स ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट लिखिए, प्रोसीडिंग्स बिफोर डीएम अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन। प्रोसीडिंग्स बिफोर डीएम अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन डीएम के समक्ष की कार्रवाइयां। नेक्स्ट लिखिए साहब, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अर्ध न्यायिक कार्रवाइयां, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ब्रैकेट में लिख दो ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती है वो क्वासी जुडिशियल होती है, पूरी तरीके से जुडिशियल नेचर की नहीं होती है। नोट करके लिखो, नीचे एक नोट लिखो, NOTE। हाँ, और एक और लिख लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमान की कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमान की कार्रवाइयां, न्यायालय के अवमान की कार्रवाइयां, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नोट करके लिखो दो। द लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉट एप्लीकेबल to the proceedings before the tribunal, though the law of evidence is not applicable, though the law of the evidence is not applicable to the proceedings before the tribunal, but the tribunal is bound, but the tribunal is bound to apply the rule of the principle of natural justice। यद्यपि अधिकरण के समक्ष, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यद्यपि अधिकरण के समक्ष की कार्रवाइयों पर साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होते हैं, फिर भी अधिनियम के अधीन की कार्रवाइयों पर साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होते हैं, फिर भी अधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को मानने के लिए, फिर भी अधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य होते हैं, भले ही एविडेंस के रूल वहां अप्लाई ना करते हो, बट वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मानने के लिए बाउंड है साहब।
तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि ये एक्ट कहां लागू होता है साहब? न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, भले ही वो न्यायिक कार्रवाई न्यायालय के समक्ष चल रही हो या फिर वो मध्यस्थ के समक्ष चल रही हो। एफिडेविट्स पर, आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर, ट्रिब्यूनल्स के सामने जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर ये एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? चलिए अब आते हैं, और ये आपने देख लिया कि सभी सेना न्यायालयों पर, सभी कोर्ट मार्शल्स पर ये एक्ट अप्लाई कर रहा है, पहले वाला नहीं करता था। इसका मतलब जहां तक सेना न्यायालयों का प्रश्न है, इस एक्ट की ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया गया, इस एक्ट के परव्यू को और वाइड कर दिया गया, एक्ट का एक्सटेंड कर दिया गया पूरे सेना न्यायालयों पर। ठीक, चलिए डेफिनेशन क्लोज पर आते हैं, और पहली डेफिनेशन है 2A। क्या डिफाइन किया गया सर? कोर्ट। टू ए में कोर्ट डिफाइन है। अब आपके याद हो गई ये 8, अभी तक आपने कितनी याद की थी? 7। कौन कौन सी? डी, ई, ठीक है जी, ए, बी, सी और गायब है। क्या है? डिसअप्रूव्ड। चलो आज नो ही याद रखते हैं, ठीक है? अभी बस इसमें मेहनत करनी है, वरना डी से डॉक्यूमेंट बन ही रहा है, ई से एविडेंस बन रहा है, एफ से फैक्ट, और जी में फैक्ट इन इशू, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, एच में मे प्रिज्यूम, एल में से, और ये फॉर्मूला बना BHL। और इसे याद करने के लिए हमने भेल से याद किया, BHEL से। BHEL की फैक्ट्री कहां पे? हरिद्वार में, BHEL। ठीक है, तो एक और याद हमने कर लिया कोर्ट, और एक और याद किया सी वाला डिसअप्रूव्ड। ठीक, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, अभी प्रोविजंस तो यही देखेंगे 5 मिनट और। पहली डेफिनेशन है कोर्ट। देखिए पढ़ते हैं से, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है साहब, जजेज भी आए, मजिस्ट्रेट भी आए, और तीसरा कौन? ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। यानी कि कोर्ट में कौन आया है साहब? ऑल जजेज, ऑल मैजिस्ट्रेट्स and all persons legally authorized to take evidence, but does not include arbitrator। और ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो सब कार्रवाई जिसमें साक्ष्य शपथ पर वैध रूप से शपथ पर लिया जाता हो। तो साहब एफिडेविट तो एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए अलग, और आर्बिट्रेटर साहब कोर्ट में ही शामिल नहीं है, इसलिए एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, ये यहां से एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक, बाकी आपके सामने है, कोर्ट में सभी जजेज, सभी मजिस्ट्रेट और वे सब व्यक्ति उस वक्त कोर्ट हैं जब वो एविडेंस लेते हैं। जैसे कमिश्नर के माध्यम से जब एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, सीपीसी में आप पढ़ते हैं, सीआरपीसी में आप पढ़ते हैं, कमीशन पढ़ते हैं कि नहीं सीआरपीसी और सीपीसी दोनों में? तो जब कमिश्नर जाएगा और वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा ओथ पर, तो उस वक्त वो भी कोर्ट की परिभाषा में शामिल हो जाएगा।
और कोर्ट की परिभाषा में शामिल हो जाएगा तो एविडेंस के स्ट्रिक्ट रूल्स उस पर लागू हो जाएंगे। ठीक है जी। ये डेफिनेशन कहती है कि साहब न्यायालय में शामिल हैं, कौन कौन शामिल है, ये नहीं बता रही कोर्ट क्या है। अगर वास्तव में ये देखना हो कि कोर्ट क्या है साहब, तो फिर इससे बेहतर परिभाषा आपको आईपीसी में मिल जाएगी। वह न्यायालय शब्द परिभाषित है ना, किस धारा में? 18 में होगा, 19 में, और 20 में फिर क्या है? बहुत बढ़िया, 20 में अच्छा, पहले न्यायाधीश और फिर कोर्ट, राइट, ठीक है। और वहां क्या लिखा हुआ है न्यायालय के बारे में कि न्यायालय का मतलब कोर्ट हाउस से नहीं है, बल्कि उस न्यायाधीश से है जो न्यायिक कार्य कर रहा है। जहां भी वो बैठ गया वही न्यायालय। पेड़ पे चढ़ के अगर बैठ गया तो पेड़ पे ही न्यायालय है बस। बाहर कुर्सी बिछा के बैठ गए जज साहब, वही न्यायालय है। सर्दियों में बैठ जाते हैं ना अपने चैम्बर के बाहर धूप में, आप जाते हैं वहीं वे काम कर देते हैं, साइन कर देते हैं, वहीं वारंट रिकॉल हो गई, साइन, जाओ, बेल हो गई वहीं पे, वही न्यायालय। लेकिन अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो ये बता रहा है कोर्ट, नहीं बता रहा कोर्ट का मतलब क्या, बल्कि ये बता रहा है कोर्ट में क्या क्या शामिल है। मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, लिख लो, इंक्लूसिव, यह एक समावेशी परिभाषा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। लिखा ना, कोर्ट इंक्लूड्स, बता रहा है इसमें क्या क्या शामिल है। दिस इज ए, दिस इज ए इंक्लूसिव डेफिनेशन। कितने बजे से क्लास है आपकी सर? 11 से, ठीक। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर आइए, 2B, जो बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ की, निश्चायक सबूत। और ये बेसिकली प्रिजम्पशन है। मेंस का भी सवाल बनता है, उपधारणा और इसके प्रकार। ठीक है जी। यदि आप ओल्ड एक्ट देखेंगे तो ओल्ड एक्ट में सेक्शन 4 में था, और वहां पर लिखा हुआ था पहले मे प्रिज्यूम, फिर दूसरे नंबर पर सेल प्रिज्यूम, और थर्ड नंबर पे कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, और निश्चायक सबूत। ये सेक्शन 4 में तीनों डिफाइन थे, बट अगर अब आप देख रहे हैं तो ये सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन है। और 2 में कहां डिफाइन है? फॉर्मूला हमारे पास BHL, ठीक है। अब सवाल उठता है कि साहब व्हाट इज प्रिजम्पशन। उपधारणा क्या है? अगर आप इस सवाल को ढूंढें कि व्हाट इज प्रिजम्पशन, तो ये भी डिफाइन नहीं किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट ये नहीं बताती है कि साहब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन। द वर्ड प्रिजम्पशन इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। द वर्ड conclusive proof, may presume, shall presume is defined, but what is the presumption? It is not defined anywhere in the Indian Evidence Act. उपधारणा क्या है, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि क्या परिभाषित किया गया? उपधारणा कितने प्रकार की होती है, इसे डिफाइन किया गया।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि साहब प्रिजम्पशन क्या है। तो प्रिजम्पशन इज एन इन्फ्रेंस। प्रिजम्पशन क्या है साहब? अनुमान। ये तो एक अनुमान है। किसके बारे में अनुमान? तो ये अनुमान है साहब एक अननोन फैक्ट के बारे में। कैसे फैक्ट के बारे में? अज्ञात तथ्य के बारे में। इस अज्ञात तथ्य के बारे में आपने अनुमान कैसे निकाल लिया? किसी नॉन फैक्ट को देखते हुए। जिस तथ्य को आप जानते हैं। नॉन को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? ज्ञात। यानी कि आप एक फैक्ट को जान रहे हैं, समझिए जरा इधर। एक फैक्ट को आप जानते हैं और दूसरे फैक्ट को आप नहीं जान रहे, बट इस फैक्ट के आधार पे आप इस फैक्ट के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ कर ले रहे हैं, अनुमान निकाल ले रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। दिस इज प्रिजम्पशन। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति ए है और इसके साथ एक वुमन है डब्लू। आपने एक महीने पहले देखा कि ये एक चाट भंडार पर चाट खा रही थी इसके साथ। एक महीने पहले आपने देखा। अभी 15 दिन पहले आपने देखा कि ये इसके साथ बाजार में शॉपिंग कर रही है। अभी 7 दिन पहले आपने देखा कि साहब ये कल की मूवी देखने गई है इसी के साथ। अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि साहब ये एक कार में बैठी हुई किसी पिकनिक प्लेस पे इसके साथ गई हुई है। और अभी कल आपने देखा कि साहब ये पीछे स्कूटर पर इसके बैठी हुई है और बाजार में या कहीं और जा रही थी। तो आप एक फैक्ट तो जान रहे हैं क्या? कि इसके साथ घूमती हुई मिल रही है आपको, सब्जी खरीदती हुई। आप ये दूसरा फैक्ट नहीं जान रहे कि इसकी वाइफ है, सिस्टर है, डॉटर है, आंटी है, मदर है, फ्रेंड है। क्या है ये नहीं आपको पता। ये तो पता है घूम रही है साहब, पिक्चर भी देख रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, सब्जी भी खरीद रही है, कपड़े भी खरीद रही है। ये फैक्ट आप जान रहे हैं, बट ये है क्या, इसके साथ किस रिलेशनशिप में, ये अननोन फैक्ट है। बट आपने आइडिया निकाल लिया कि साहब ऐसा काम तो यही कर सकती है, ये या ये। बहन को लेके तो आप नहीं घूमते फिरेंगे साहब। मम्मी को भी लेके नहीं इतने घूमते फिरेंगे, चक्कर दे देंगे मम्मी को, मम्मी कहेंगी चल सब्जी खरीद दे, चल मेरे साथ। मम्मी किसी और को ले जाओ, मेरे बस की नहीं है, मैं इस काम के लिए बनाऊं। जा रहे हैं पापा, अब वही पापा आ गए ना, हस्बैंड वाइफ। इज दिस क्लियर? एक अननोन फैक्ट के बारे में आपने अनुमान निकाल लिया और एक फैक्ट को जानते हुए, और वो फैक्ट आपकी जानकारी में ये वाला था जो आपने देखा। दूसरा फैक्ट आप देखिए कि साहब अंधेरा सा हो गया, आपने बाहर देखा, अभी दिन के 10 बजे हैं, जब सूरज निकलने वाला था, और हो गया साहब अंधेरा सा, अंधेरा सा छा गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। तो आपने अनुमान लगा लिया आजू बाजू में कहीं बारिश हो रही है और यहां भी होने वाली है। अभी ऐसा ही मौसम चल रहा है। अगर अभी थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाए, ठंडी हवाएं चल रही हो, तो आप एकदम यही अनुमान लगाएंगे कि आसपास बारिश जरूर हो रही है, तो यहां भी आ सकती है। एक फैक्ट आप जान रहे हैं, अंधेरा और बारिश, वो हवा
और जो फैक्ट आपको नहीं पता बारिश होगी कि नहीं, इसके बारे में अनुमान निकाल लिया और आगे के काम पोस्टपोन कर दिए कि ठीक है भाई कपड़े नहीं धोएंगे तो फिर क्या करेंगे, पकौड़ी बनाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करेंगे भी। मौसम बढ़िया हो गया, मूवी चलेंगे, सो जाएंगे, चद्दर तान के सो जाओ। एक नॉन फैक्ट के आधार पे अननोन फैक्ट के बारे में आपने अनुमान निकाल लिया। साहब ये अनुमान निकालना ही प्रिजम्पशन है। एक महिला ने विवाह के 7 वर्ष के अंदर सुसाइड कर लिया। अब भाई साहब इसने क्यों किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ 2 चीजें जानकारी में आई कि एक तो 7 वर्ष के अंदर सुसाइड किया और एक इसके प्रति क्रूअलिटी हुई थी दहेज को लेके। ये 2 चीजें तो पता है कि साहब विवाह के 7 वर्ष के अंदर विद इन 7 ईयर इसने अपने जीवन को खत्म कर लिया है और इस दौरान इसको प्रताड़ित किया जाता रहा डॉरी को लेकर, दहेज को लेकर। तो फिर कोर्ट ने प्रिजम्पशन कर ली कि ओफो ये तो भाई अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये सुसाइड नहीं है खाली, ये तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। इसके पीछे तो किसी ने पुश किया और वो पुश किसने किया, क्रूअलिटी और इसकी इतनी जल्दी डेथ हो जाने ने। ये तो खुद से नहीं मरी, इसे तो मरने के लिए मजबूर किया गया। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, एक हमारे गांव में पड़ोस में ही एक महिला ने अपने विवाह के 1 साल बाद ही सुसाइड कर लिया और उसके घर वालों ने सुबह ही सुबह, किसी को पता नहीं चलने दिया, उसे अजल मजल कर दिया, उसका क्रियाक्रम कर दिया। फिर धीरे धीरे बात फैल गई, 7-8 बजते ही प्रपंच रचाया रोने धोने का, बाकी अपने घर परिवार वालों ने मिलकर जला भी दिया। खेत वेत में जब लोग गए होंगे देखा होगा भाई कौन जल रहा है कौन है, सब पता चल ही जाता है। प्रपंच रचा दिया तो कहा कि भाई इसने वो खा लिया था, उस समय मच्छर भगाने के लिए वो आ गई थी, वो जो गोल गोल वाली होती है, मोर्टीन कॉयल। मच्छर तो मर नहीं रहे उससे, महिला मर जाएगी। चूहे मारने वाली दवाई से नहीं आदमी मरता, चूहे नहीं मरते। अब चूंकि हमारे मोहल्ले में थी, गांव की बात मैं बता रहा हूँ, इतना तो हमें पता था कि इसके साथ क्रूअलिटी होती रही है दहेज को लेकर। उसे कभी उसका पति पीट देता, हस्बैंड, कभी उसका देवर हाथ साफ कर लेता, कभी सास भी कर देती, और खटपट खटपट तो रोज होती रहती, मोहल्ले में सुनाई देती, आवाज आती है लड़ाई झगड़ों की, और किस वजह से हो रही है ये भी सुनाई देती है। तो जब उसकी डेथ हुई, मैं उस दिन छुट्टी आया हुआ था, शहर पड़ता था मुजफ्फरनगर, तो मैं बस में ऊपर बैठ के जा रहा छत पे, एक आध बस आती थी, भीड़ भाड़ खूब रहती थी, तो एक दूसरा लड़का मुझे बोला क्या लगता है तुम्हें, ये खुद मरी है कि मारी गई है। मैंने कहा भाई मुझे तो यही लगता है मारी गई है। उसने कहा तुम इतने उससे कैसे कह सकते हो, खुद भी तो मर सकती है। मैंने कहा खुद भी मर सकती है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि विवाह के 2 वर्ष के अंदर ही ये क्यों मर गई, अगर खुद ही मरना था तो पहले ही मर जाती। उसने कहा नहीं नहीं, इसने वो खाया, मोर्टीन, मोर्टीन खाया। मैंने कहा मोर्टीन खाने के लिए भी तो मजबूर किया गया है उसे, तो मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मुझे आज भी याद है कि मोर्टीन खाने के लिए भी तो, उस कोयल को खाने के लिए भी तो मजबूर किया गया होगा। इसका मतलब अगर मोर्टीन वो मजबूरी में खा रही है तो वो खुद सुसाइड नहीं कर रही है, उसके पीछे कोई फोर्स काम कर रहा है, और वो ये अबेटमेंट टू सुसाइड। तो साहब कोर्ट में ये तो साबित नहीं हो रहा कि क्या क्या हुआ, कैसे मरी कैसे नहीं, साबित हो गया विद इन 7 ईयर ऑफ द मैरिज उसने सुसाइड कर लिया, और साहब उसके प्रति क्रूअलिटी हुई दहेज को लेकर। तो कोर्ट ने एकदम से अनुमान लगा लिया इन 2 जानते हुए फैक्ट के आधार पे कि ओ ये तो अबेटमेंट टू सुसाइड है। इसके हस्बैंड ने, इसके रिलेटिव्स ने इसे दुष्प्रेरित किया मरने के लिए। तो साहब एक
नोन फैक्ट के आधार पे अननोन फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, उसके बारे में अनुमान निकाल लेना प्रिजम्पशन कहलाता है। और अधिनियम में इसे डिफाइन नहीं किया गया, बट बल्कि इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रिजम्पशन बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होता है तथ्य की उपधारणा, और एक होता है साहब विधि की उपधारणा। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को कहते हैं प्रिजम्पशियो होमिनिस। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी 2 प्रकार की होती है और इसे मे प्रिज्यूम कहा गया। उपधारणा कर सकेगा, और ये सदैव खंडनीय होती है, रिवोकेबल। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ 2 प्रकार की होती है, एक सेल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, एक्ट में लिखा हुआ है इसके बारे में, और कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। प्रिजम्पशियो जूरिस लैटिन में कहते हैं। प्रिजम्पशियो जूरिस एट डी जूरे लैटिन में कहते हैं। ये भी रिवोकेबल होती है, खंडनीय है। ये अखंडनीय है, इररिवोकेबल। ठीक जी, कल इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी उत्तराखंड में एक सवाल पूछा गया था कि साहब इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन कौन से प्रिजम्पशंस दिए गए? तीनों दिए गए, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। बट उसने लेटिन में पूछ लिया, प्रिजम्पशियो होमिनिस, प्रिजम्पशियो जूरिस, प्रिजम्पशियो जूरिस एट डी जूरे। उत्तर था ऑल ऑफ दी अबाउ, उपरोक्त सभी। उसने इंग्लिश में हिंदी में ना पूछ के लेटिन्स में पूछ लिया था। तो प्रिजम्पशियो होमिनिस, प्रिजम्पशियो जूरिस, प्रिजम्पशियो जूरिस एट डी जूरे, तीनों ही तरीके के प्रिजम्पशंस इंडियन एविडेंस एक्ट में भी थे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दिए गए। ठीक है जी। 2A में कोर्ट, और 2B में कंक्लूसिव प्रूफ, और 2C में डिसप्रूव्ड, और D में डॉक्यूमेंट, और E में एविडेंस, F में फैक्ट, और G में फैक्ट इन इशू, और H में मे प्रिज्यूम, और L में शैल प्रिज्यूम। ठीक है।